मैं सिक्योरिटी टीचर शिव कुमार एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर के दौरान मैं आपको एक सुरक्षा कर्मी की सामान्य ड्यूटियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जो भी सिक्योरिटी के स्टूडेंट होते हैं, कि एक सुरक्षा कर्मी को किसी संस्था की रक्षा करने के लिए, रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए रखा जाता है। तो वो अपनी ड्यूटियां करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखता है, आज इस लेक्चर के दौरान हम उन सारी सामान्य जो जिम्मेदारियां एक सुरक्षा कर्मी की होती हैं उनके ऊपर उनका विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा, उनके बारे में कि क्या क्या ड्यूटियां होती हैं। और इसी में सबसे पहले ये होता है कि एक सुरक्षा कर्मी को आमतौर पे किसी भीड़ वाले इलाके में कई बार उसकी ड्यूटी लग जाती है। जैसे किसी संस्था के आगे किसी कारण से भीड़ होती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसके समय कई बार उसको भीड़ से वास्ता पड़ता है। भीड़ को कैसे निपटा जाता है, उसको इस कौशल का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए होते हैं, समझाए होते हैं, निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि भीड़ से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले ये है कि भीड़ से शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाता है कि उसके दौरान किसी प्रकार के कोई भीड़ से अपशब्द नहीं कहने चाहिए। किसी भी भीड़ को, भले वो किसी जाति से संबंधित रखते हैं, किसी समुदाय से हों, किसी धर्म से हों, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी का काम बनता है कि उनको किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना करें। इससे भीड़ और उत्तेजित हो सकती है, तोड़फोड़ कर सकती है, संस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें यह विशेष सावधानी रखनी है कि किसी को किसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे कि उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाए और वो संस्था को सार्वजनिक या किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकें। और सबसे अगला कार्य ये होता है कि हमेशा भीड़ में कोई ना कोई नेता होता है जो कि उनका नेतृत्व करता है, जो कि उनको ये बताता है कि अभी हमने क्या मांग करनी है। जैसे कि मान लो किसी एक व्यस्त रोड के ऊपर एक आपका संस्था, आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो और आपकी ड्यूटी एक गेट पे लगी है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके गेट से कोई गाड़ी निकलती है या आपके गेट के अंदर कोई गाड़ी टर्न कर रही होती है और सड़क पे आने जाने वाली गाड़ी से कोई गाड़ी टकरा जाती है। मेरा बताने का मतलब ये है कि हल्की सी कोई दुर्घटना हो जाती है। भले उसमें किसी को नुकसान ना हुआ हो, लेकिन बाहर वाले लोग जो हैं वो झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं कि हम अगर इस संस्था से झगड़ा करेंगे, हो सकता है हमको इसका कुछ मुआवजा अधिक मिल जाए। तो वो उनमें से कोई भी एक चलता फिरता व्यक्ति, वो एक भीड़ का कोई उस समय नेता नहीं होता, लेकिन देखते हैं कि यहाँ किसी को चोट लगी है तो चोट की बात भूल के नेतागिरी करने लग जाते हैं कि नहीं जी, गलती इसकी थी, गलती संस्था में आने वाली व्यक्ति की थी, ताकि संस्था के ऊपर दबाव पड़ सके और वो अपना मतलब सिद्ध कर सकें। तो इस प्रकार से सुरक्षा कर्मी का कर्तव्य ये बनता है कि उस नेता को, जो वहाँ पे अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है, उसको भीड़ से अलग करें। उसको भीड़ से अलग करके कहीं सामान्य तरीके से बिठाएं, बातचीत करें और अपने संस्था से अधिकारियों से उसकी मुलाकात करवाएं, ताकि इस जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका किसी प्रकार से शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। उसके आगे है कि भीड़ को अगर हो सके तो कुछ टुकड़ों में बांटो। उनके साथ बिल्कुल, अगर कहीं धूप है तो छाया का इंतजाम करो, ताकि उनका गुस्सा शांत रहे, वो उग्र रूप धारण ना कर लें। तो ये एक सुरक्षा कर्मी की सामान्य ड्यूटियां हैं जिनका समय समय पर उससे वास्ता पड़ता रहता है। और इसमें अगला जो कार्य है वो है कि एक सुरक्षा कर्मी को कई बार अकेले में कार्य करना पड़ता है। तो अकेले में कार्य करना पड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भी आपने आमतौर पे देखा होगा कि एक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अंदर कुछ सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं, जिनको संस्था का मालिक या जो संस्था के संस्थापक हैं उनको उचित वेतन दिया जाता है उसकी रखवाली करने के लिए, ताकि कोई आम पब्लिक कोई किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो इन सारे कार्य के दौरान एक सुरक्षा कर्मी को कई बार अकेले भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले होती है कि उसमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। जब एक सुरक्षा कर्मी रात के समय संस्था में ड्यूटी देता है तो उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी गश्त भी लगाना होता है कि कभी कोई
असामाजिक तत्व या कोई चोर, कोई डाकू वगैरह कहीं कोई संस्था की दीवार तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो उसने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको देखते रहना है। अपने उस सुरक्षाकर्मी का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि अपनी रक्षा करते हुए उसने संस्था के सामान और संस्था के अंदर जो भी सामान तैयार होता है या किसी प्रकार अगर कोई ऑफिस है वहाँ किसी प्रकार के कागजात रखे हैं उनकी रक्षा करनी है। तो सबसे पहले अपना बचाव करते हुए संस्था में हो सकता है कहीं कच्चा इलाका हो जहाँ पे आम, सांप वगैरह इस तरह के का डर हो उसको, तो उन सभी चीज़ों से बचते हुए उसने रात के समय पे ड्यूटी के दौरान इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ इसके साथ अपनी रक्षा करनी है। कई बार भले उसको कोई दुश्मन, असामाजिक तत्व, कोई गुंडा, अपराधी से उसको डर कम हो, लेकिन जो कुदरती जीव जंतु हैं, हो सकता है वो इलाका ऐसा है जहाँ की रात के समय कुत्ते भी एक शेर का रूप धारण कर लेते हैं, तो उनसे भी उसको सावधानी रखनी है। अपने पास जो भी हथियार है उस इलाके के अनुसार, डंडा है, गन है, तो उसी के संभालते हुए उसने अपनी रक्षा करनी है। गश्त, जैसा मैंने आपको बताया कि गश्त करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति रात की अंधेरे में रोशनी से चल रहा होता है तो वो दूर से दिखाई दे जाता है। मान लो 200 गज की दूरी पे भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस संस्था के अंदर गश्त कितने बजे घूमता है व्यक्ति, तो उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं सुरक्षाकर्मी के लिए, जैसे कि वो घूमते समय कोशिश करे कि वो छाया में घूमे, शैडो में घूमे, कोई दीवार की हो, पेड़ की हो, ताकि उसकी जो घूमते हुए की पिक्चर है दूर बैठा आदमी वो ना देख सके, उसकी सुरक्षाकर्मी की हरकत पे वो जज ना कर सके कि अब ये किस तरफ जा रहा है, कितनी देर में वापस आता है। क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई डकैती या कोई चोरी की घटना होती है तो वो प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं चोर भी, वो पूरा उसका 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता उस संस्था के अंदर ये सर्वे करते होते हैं, मुआवना करते होते हैं कि रात के समय इस संस्था में कितने गार्ड होते हैं, कौन कहाँ बैठता है, उनमें से किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो बड़े सावधानी वाले हैं, कुछ सुस्त प्रकार के हैं जो कि कुर्सी पे बैठते ही सो जाते हैं, तो और अकेले होते हैं। और जो घूमने वाला व्यक्ति है, जो कि मान लो एक इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री है जिसमें आप सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी कर रहे हो, तो उसके अंदर आप एक चक्कर लगाने में हो सकता है आपको 40 मिनट लगते हैं। तो एक चोर उस चीज़ को प्रॉपर होमवर्क करेगा कि ये व्यक्ति 40 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा करता है, तो ये कितने टाइम में किस इलाके पे होगा। और जहाँ कहीं सुरक्षा में छेद है, सुरक्षा में छेद है का मतलब ये है कि जहाँ बाड़ टूटी हुई है, दीवार नीची है, जहाँ से चोर अंदर घुस सकता है, उस इलाके में, उस एरिए में ये कितनी देर तक रहता है, और उसके बाद जब इसका चक्कर पूरा होता है उसके चारों तरफ कितनी देर में वहाँ पहुँचता है, ताकि उस चोर को वो दीवार क्रॉस करने के लिए उचित समय मिल सके और अंदर जाके वो संस्था को नुकसान पहुँचा सके। तो ये एक विशेष सावधानी है जो कि आमतौर पर बरती जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि चलते समय सावधानी बरती ही नहीं है। चलते समय सावधानी से मतलब यही है कि हमने हो सकता है जितना हो सके कि शैडो में चलना है, वृक्ष की दीवार की छाया में चलना है। चाँद भी हमेशा जो है हमारे सर पे नहीं रहता, वो भी कई बार तिरछा हो जाता है, तो उसकी भी हमने डायरेक्ट रोशनी से बचना है, तभी हम अच्छे से निगरानी कर पाएंगे। और इसमें विशेष ध्यान ये रखी जाती है, कई सुरक्षा कर्मियों को जो है स्मोकिंग की आदत होती है, धूम्रपान की आदत होती है, जो कि सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा छेद होता है। क्योंकि रात के अंधेरे में एक बीड़ी सिगरेट की जली हुई को बहुत दूर से पकड़ा जा सकता है, या तो उसकी रोशनी से पकड़ा जा सकता है या उसकी धुएं की स्मेल से पकड़ा जा सकता है। तो ये गश्त करने वाले व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी को विशेष हिदायत दी जाती है कि वो गश्त के दौरान धूम्रपान ना करे, किसी से मोबाइल या वॉकी टॉकी जो भी उपकरण आपको संचार के लिए दिया गया है उसका ऊंची आवाज़ में इस्तेमाल ना करे, और ऐसा कोई परफ्यूम ना लगाए जिसकी जो खुशबू है दूर तक फैले, ताकि आपकी जो वहाँ पे मौजूदगी है वो छिपी रह सके। तो ये कुछ एक बातें हैं जो कि विशेष ध्यान रखी जाती हैं, और इस कोर्स के दौरान आपको विशेष तौर पे ये समझाया जाता है। इसमें सबसे लास्ट वाला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आप गश्त के लिए निकलते हो या किसी इलाके में स्पेशल निगरानी के लिए जाते हो, मान लो आप गेट के पास 2 सुरक्षाकर्मी बैठ के ड्यूटी दे रहे हो
और रात को 12-1 बजे या किसी समय आपको कुछ ऐसी हरकत की आवाज़ आती है और आपका मन करता है कि मैं वहाँ जाके देख के आऊँ, मैं उस इलाके में गश्त करके आऊँ, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आपको जो आपका सहकर्मी आपके साथ ड्यूटी दे रहा है उसको सूचित करें, उसको बताएं कि मैं उस इलाके में जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सके, कुछ वहाँ कोई असामाजिक तत्व बैठे हों जो कि मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, या कोई वहाँ उस इलाके में ऐसा कोई जंगली जानवर निकलने की उम्मीद हो। रात के समय हर कोई जीव जंतु बाहर निकलने की कोशिश करता है, सांप है, अजगर है, हर इलाके में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि दिन में तो ठीक ठाक नज़र आते हैं या नज़र नहीं आते, लेकिन रात के समय वो एक आक्रामक रूप धारण कर सकते हैं। तो अपने साथी को सूचित करने का मतलब यही है कि मैं जा रहा हूँ, अगर ठीक ठाक हालात रहे हो सकता है मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ से चेक करके निगरानी करके वापस आ जाऊँ, और नहीं तो आप उसको सुरक्षा कर्मी का कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति गया था 10 मिनट तक इंतजार किया नहीं आया, 15 मिनट तक किया नहीं आया, अपने अधिकारियों को सूचित करें। जो आसपास दूसरे सुरक्षाकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं उनको जो भी आपके पास संचार का साधन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, वॉकी टॉकी है, उसके द्वारा उसको सूचित करें कि ऐसे करके व्यक्ति निगरानी के लिए गया था, जिसको आवश्यकता से अधिक समय का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को 10 मिनट के अंदर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 20 मिनट हो गए, व्यक्ति वापस नहीं आया। हो ना हो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान इसीलिए रखा जाता है कि आपकी जान उस 10 मिनट पे डिपेंड करती है कि अगर आपको समय पर कोई सहायता मिल जाती है तो आपकी जान बच सकती है, आप चोरी को भी रोक सकते हो, उन व्यक्तियों से लड़ भिड़ भी सकते हो, अपनी संस्था की रक्षा ठीक से कर सकते हो। इसी सुरक्षाकर्मी की जो सामान्य ड्यूटियां हैं उनके अंदर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कई बार जब हम किसी गेट पे किसी संस्था के अंदर ड्यूटी कर रहे होते हैं, हमेशा संस्था में बाहर के लोगों का आना जाना रहता है सामान से संबंधित किसी और कारण से, तो उनके अंदर कई बार आपको नशा किया हुआ व्यक्ति आ जाता है आपके पास, जो कि नशा करके आ गया और आप गेट पे ड्यूटी दे रहे हो, कहता है जी मुझे आपके बॉस से मिलना है, जो कंपनी का, जो फैक्ट्री का, जो संस्था का मालिक है उससे मिलना है, और आप देख रहे हो कि उसकी हालत ऐसी है कि वो उस लायक नहीं है कि उसको संस्था के अंदर भेजा जाए और वो अंदर जाके बातचीत कर सके। उसके शरीर से बहुत भयंकर बदबू आ रही है, चाल डाल ठीक नहीं है। तो ये एक सुरक्षाकर्मी की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जाती है कि वो आपने उससे कैसे निपटना है। तो इसके अंदर सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो कि आपने कभी अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में देखा होगा कि जब कोई एक सामान्य व्यक्ति जो कि दिन में बड़ा शरीफ एक सामान्य दिखाई देता है, जब कभी वो किसी मदिरा का या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो वो हमेशा अपने आप को महान समझता है। तो महान समझने का मतलब ये है कि वो हमेशा ये सोच रहा है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं हूँ। एक देसी भाषा में कहा जाता है कि नशा किया हुआ व्यक्ति हमेशा अपने आप को घोड़े पे सवार समझता है। घोड़े पे सवार से हमारा मतलब ये है कि वो अपने आप को उस समय राजा महाराजा समझता है, जो कि पुराने ज़माने में घोड़ों पे चला करते थे। तो आपने उससे भिड़ना नहीं है, उसको बड़े तरीके से, बड़ी शांतिपूर्वक उससे वार्तालाप करनी है, उसको समझाना है कि आज जो है हमारे जो कंपनी के मालिक हैं, जो बॉस हैं, जो संस्था के हेड ऑफिसर हैं, वो आज आपसे नहीं मिल सकते, वो मीटिंग में है, उन्होंने मुझे मना किया है। और उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की बहस में भाग नहीं लेना, बल्कि उसी की बातों का समर्थन करना है। हाँ जी हाँ प्रभु, आप ही सबसे बड़े हो, आप ही मालिक हो, हमारा मालिक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने किसी प्रकार से अपनी मीठी मीठी बातों से उस नशेड़ी व्यक्ति से छुटकारा दिलाना है अपने आप को और अपनी संस्था को। तो उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी नशेड़ी व्यक्ति से अकेले ना उलझें। आप गेट पे ड्यूटी दे रहे हो सकता है आपके साथ दूसरे कर्मचारी भी हों जो कि आपके आसपास हों, पहले आप उनको सूचित करें इशारे से या बोल के, क्योंकि कई बार हो सकता है नशेड़ी व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर सकता है, आपके ऊपर बदतमीजी से पेश आ सकता है, आपके हथियार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए
तो अपने आप को अकेले नहीं उलझना, सबसे पहले अपनी बैकअप देखनी है कि मेरी क्या सपोर्ट है यहाँ पे, कि मुझे अगर ये मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो मेरी कोई रक्षा करने के लिए यहाँ पर है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसको कोई भी आक्रामक होने वाला शब्द ना कहें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो व्यक्ति आज अपने आप को राजा समझ रहा है, तो उसको कोई भी गुस्सा दिलाने वाला शब्द, अरे शराबी तू कहाँ से आया, ऐसा करके, या कोई अपनी उसकी जाति सूचक शब्द या ऐसा कोई वक्त जिससे उसको गुस्सा आ सकता है, तो होता कौन है यहाँ आने वाला, इस प्रकार के शब्दों से परहेज रखना है। उसको किसी प्रकार से शांति से बात करनी है। नहीं जी आप आज नहीं आइए, कृपा करके कल आइए, कल मैं आपको अपने अधिकारी से, अपने ऑफिसर से, जिससे भी आपको मिलना है, कल मैं आपको पक्का मिलवा दूंगा, कृपा करके आप जाइए। क्योंकि सबसे विशेष बात यह है कि आपने उसको टालना है। कई बार होता है ऐसा है कि उसकी बातों में, एक नशेड़ी व्यक्ति में बातें सुन के अपने आप को गुस्सा आने लगता है कि मैं क्यों इसकी बातें बर्दाश्त करूं। नहीं, आपने उसकी बातें बर्दाश्त करनी है, क्योंकि आप एक सुरक्षा कर्मचारी हो, एक संस्था की रक्षक के तौर पे खड़े हो। आपने किसी भी प्रकार से अपने आप को शांति बनाए रखते हुए उससे निपटना है, उसको वापस भेजना है। अगर वो नशे में है, आपको गुस्से का नशा हो गया, तो दो नशे वाले जब व्यक्ति भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं वो। तो इसीलिए ये बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमेशा सुरक्षा कर्मियों को ये बात सिखाई जाती है कि कभी भी अपने आप को कंट्रोल में रखिए। भले वो आपको आप शब्द कहे, आपने सहन करने हैं, अपने लिए करने हैं, अपनी संस्था के लिए करने हैं। तो उसमें लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको गलती से भी धमकी ना दें। धमकी का मतलब उसको ये ना कहें मैं तेरे को देख लूँगा, अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, तो बाहर 2 घंटे बाद मैं ड्यूटी से जब ऑफ हो जाऊँगा तब तेरे को मैं देख लूँगा। वो एक नशे में व्यक्ति है, पता नहीं कौन सी बात उसके दिमाग में किस ढंग से बैठ जाए, आप उसको ऐसे कह देते हो और वो इसको सीरियस ले लेता है। उसको पता है कि 4 बज रहे हैं, 6 बजे बंदा, ये जो सुरक्षाकर्मी ड्यूटी से वापस आएगा, और जिस आपके रास्ते में हो सकता है कोई वो हथियार लेके खड़ा हो। हथियारों से क्या मतलब है, वो 4 सड़क से ईंट पत्थर इकट्ठे करके रख सकता है, और जब आप वो रास्ते से गुजरे हो आपके ऊपर हमला कर सकता है। तब आपके साथ ना साथी होंगे ना संस्था होगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको किसी प्रकार की धमकी ना दें, कोई धमकी ना दें। सिर्फ आपने शांति से उसको समझाना है, कृपा करके आप आज जाइए, कल वापस आइए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक सुरक्षाकर्मी के जानने के लिए। इसमें अगला पॉइंट आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अपनी सुरक्षा के लिए जो उपकरण हमें दिए जाते हैं संस्था के द्वारा, और जिनका हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि उनको कैसे चलाया जाता है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, कब कब उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला पॉइंट है ये। तो सुरक्षाकर्मी को कुछ उपकरण आवश्यक होते हैं। जैसे किसी संस्था के अंदर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे कोई सरिया बनाने की फैक्ट्री है या कोई लोहे के सामान बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ ऊपर नीचे फ्लोर पे छत पे कई जगह काम चलते रहते हैं, कई मैकेनिक लगे होते हैं, हथौड़ा, उनके हाथ में कई तरह के उपकरण होते हैं। तो हमेशा वहाँ पे हार्ड हैट से मतलब ये होता है कि एक किस्म का हेलमेट होता है जो कि एक बड़ी मजबूत चादर का बना होता है, जिसके ऊपर हल्के वजन से मतलब है कि कोई हथौड़ी, कोई प्लास, इसका मतलब ये नहीं है कोई 10 क्विंटल का पत्थर या कोई लोहा गिर जाए उससे रक्षा करने से मतलब नहीं है। हल्का हथियार, आप नीचे से गुजर रहे हो, किसी के हाथ से हथौड़ा छूटता है, सीधे आपके सर में लग जाता है। अगर आपके पास ये हार्ड हैट पहनी हुई है तो आपको नुकसान ना के बराबर होगा। हो सकता है आपको हथौड़ा टकराए और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर आपने वो हार्ड हैट नहीं पहनी तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी प्रकार से कई उपकरण हैं, यहाँ सारे उपकरणों का नाम लिखते हुए दस्ताने हैं। कई बार ऐसे इलाके में काम करना पड़ता है कि वहाँ पे हमें देखना होता है कि कोई गर्म चीज़ को ना पकड़ना पड़े, तो वहाँ पे दस्ताने आवश्यक हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे को खुजली वगैरह, एलर्जी वगैरह पैदा कर सकती है, उस चीज़ से बचना है। सबसे टॉर्च, रात के समय चलते समय टॉर्च हाथ में होनी जरूर चाहिए। जैसा कि पहले मैंने गश्त के दौरान बताया कि उसका इस्तेमाल कम करना है, इमरजेंसी में ही उसका इस्तेमाल करना है। बैटन, लाठी एक बड़ा आवश्यक उपकरण में आता है। लाठी से हम व्यक्ति को तो भले ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे की उसमें बताया मैंने आपको कि जंतुओं से भी हम जो कि आक्रामक, उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं।
फर्स्ट एड किट है, ये हमेशा संस्था के अंदर मौजूद होती है। कई बार आपको हल्का कट जाए का मतलब ये है कि कई बार कोई खरोंच लगी, कोई हल्का कट लाए, कोई ज़रूरी नहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वहाँ से अपना हल्का मरहम पट्टी कर सकते हैं, खून के बहाव को रोक सकते हैं। सेल फोन या वॉकी टॉकी, जो भी संस्था के द्वारा आपको दिया गया है, सेल फोन है, वॉकी टॉकी है, संचार का कोई और साधन है, वो आपके पास सर्विसेबल हालत में, मतलब कि सुचारू रूप से चालू हालत में होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि फर्स्ट एड किट तो है बट उसके अंदर, परंतु उसके अंदर कोई दवाइयाँ नहीं है। सेल फोन तो है, उसकी बैटरी नहीं है, वो चलता नहीं है। तो ये सारे उपकरण जो हैं, यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है, सारे मैंने आपको पहले बताया कि सभी मैं यहाँ लिख नहीं पाया। मास्क है, हो सकता है संस्था के अंदर किसी केमिकल का उपयोग होता हो जो कि आपको एलर्जी कर सकता है, किसी प्रकार की बीमारी पैदा कर सकता है, तो मास्क से हमेशा बचना है आपको। इसमें आगे है कि हाई विजिबिलिटी लाइट रिफ्लेक्टिंग जैकेट, जो कि दूर से नज़र आने वाली जैकेट, जो कि अक्सर आपने ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले कर्मचारियों के पास देखा होगा, सड़क के किनारे काम करने वाले के पास देखा होगा, जिससे कि हमारी मौजूदगी पैदा होती है, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है। आग बुझाने वाले यंत्र देखे सबने होते हैं, लेकिन चलाने बहुत कम सुरक्षा कर्मियों को आते हैं। उनके अंदर जो भी उसकी ड्रिल है, जो भी, मैं अगले लेक्चर के दौरान इसके बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये सुरक्षा उपकरण हैं, आग बुझाने के यंत्र हैं, ये सारे आपको अच्छे प्रकार से चलाने आने चाहिए। व्यक्तिगत साफ सफाई, जैसा कि बार बार मुझे दोहराना पड़ रहा है कि एक संस्था ने हमें एक सुरक्षा कर्मी के तौर पे रखा है और हम गेट पे खड़े होकर उस संस्था में ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए, भले वो इंस्पेक्शन पे आने वाला ऑफिसर हो, कोई ग्राहक हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सबसे पहले उसका वास्ता जो है हमसे पड़ता है, सुरक्षा कर्मी से पड़ता है। तो हमारा जो टर्नआउट है, यूनिफॉर्म का तरीका है, वर्दी का तरीका है, हमेशा अच्छा, एकदम दूसरे पे असर डालने वाला होना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हमेशा साफ सुथरी पूर्ण रूप से वर्दी, पूर्ण रूप से वर्दी का मतलब ये है, आपने शर्ट तो वर्दी की पहन ली और पैंट कोई भी पहन ली, वो बहुत ही गलत तरीका है। प्रॉपर आपकी कैप, यूनिफॉर्म, शू, पैंट हमेशा प्रॉपर सही तरीके से बने हुए हों। आपके बाल, नाखून, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बाल नाखून कटे होने चाहिए, जूते पॉलिश करने होने चाहिए, अच्छे दिखाई देने चाहिए, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा एक स्मार्टपन नज़र आए। हाँ जी, लग रहा है किसी अच्छी संस्था के गेट पे व्यक्ति खड़ा है। अपने आप को स्मार्ट दिखना अपनी काबिलियत को बढ़ाता है। हमारा एक चतुर और स्मार्ट दिखना जो है हमारी काबिलियत को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि हाँ जी, संस्था ने वाकई किसी अच्छे व्यक्ति को रखा हुआ है और जिससे कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है कि इसमें वाकई संस्था में अंदर भी अच्छे तरीके से काम हो रहा होगा। अपने उपकरणों को ठीक व कार्य करने की स्थिति में रखना, जो भी आपको उपकरण दिए गए हैं, टेलीफोन है, टॉर्च है, जो भी दिए गए हैं, उनको हमेशा सुचारू रूप से चालू स्थिति में रखना है, कोई भी उनमें से खराब ना हो। अच्छे सार्वजनिक संबंध, अच्छे सार्वजनिक संबंध एक सुरक्षाकर्मी के लिए इसलिए आवश्यक हैं, हमेशा कौशल को सीखने में रुचि रखते हैं। आज के आधुनिक युग में हर समय, हर महीने, हर साल में एक नया उपकरण आ जाता है और कुछ पुराने लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए हमेशा जो नए नए उपकरण आते हैं संस्था में हमारे को मिलते हैं, हमेशा उनकी ट्रेनिंग लेते रहें, उनसे जुड़े रहें, उनको चलाना सीखते रहें। इंडस्ट्री में होने वाले परिवर्तनों से अपडेट रखना, हमेशा संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हो सकता है कहीं कच्चा रास्ता हो, वहाँ पे एक फर्श कर दिया गया हो, उसको मेंटेन करना है, वहाँ पे साफ सफाई का व्यवस्था का रखना है, देखना है। जो भी उसमें हल्के फुल्के परिवर्तन हो रहे हैं उनको अपने आप को पता। कई बार होता है कि किसी कारण से बिजली के स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड हैं, वो बदली कर दिए जाते हैं, एक स्थान से हटा के दूसरे पे वो आता है। संस्था में होने वाला परिवर्तन, उससे आपको जानकार जरूर रहना है कि पहले वो पॉइंट यहाँ था और अब वो पॉइंट वहाँ चला गया, जो कि इमरजेंसी में आपकी सहायता कर सकता है। अपने सहयोगियों की मदद करना, जिनके भी साथ आप ड्यूटी करते हो उन हमेशा अपने सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, मित्रतापूर्ण संबंध रखें, ताकि वो आपकी किसी आपातकाल में आपकी सहायता कर सकें। सभी के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, इस पॉइंट का यहाँ पे विशेष महत्व ये है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हो उसके जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर लिए उनके लिए सुरक्षित
माहौल तैयार करना है, आपस में लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक बनाए रखना है ताकि सभी सुचारू रूप से काम कर सकें। जिस कंपनी के लिए आप उसकी छवि के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी छवि के लिए हमेशा काम करना है। एक प्रोफेशनल सुरक्षाकर्मी सम्मानजनक, ईमानदार, अनुशासित हो सकता है। वही बात आ गई गेट पे, सबसे पहले हमारा वास्ता जो बाहर से आने वाला व्यक्ति उससे हो रहा है। उनमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। हमेशा जो भी आपको प्रोसीजर तरीका बताया गया है उनके अनुसार आपने ड्यूटी करनी है। हमेशा अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना है। और उसके आगे मिलना व नमस्कार प्रक्रिया, जो भी व्यक्ति आपके पास बाहर से आता है तो उससे उत्साह से मिलना है। उससे कोई पर्सनल भाईचारे की बातें नहीं करनी है। जैसा कि आमतौर पे कई बार व्यक्ति पूछते हैं, हाँ जी आप कहाँ से आए, कौन से गांव से आए, मैं भी वहीं से रहते हूँ। नो, कोई मतलब नहीं उन बातों से। जिस काम से व्यक्ति आया है उसी के बारे में उससे पूछना है और उससे एंट्री करके गेट पे जो भी आपको प्रोसीजर बताया गया है उसको आगे चलता कर देना है। उससे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत बातचीत नहीं करनी। हमेशा बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को स्मार्ट दिखोगे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। भेदभाव का अर्थ है कि हो सकता है कई बार आपको कुछ 10-20 लोगों को अंदर करना पड़े, गेट के अंदर भेजने हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको भेदभाव नहीं करना। जिस भी लाइन से व्यक्ति अंदर आते हैं उसी प्रकार से आपने अंदर भेजते रहना है। गरिमा का अधिकार, गरिमा का अधिकार ये होता है कि हर व्यक्ति को अपने सम्मान का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने सम्मान का अधिकार है। हमें किसी की गरिमा को हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी की आपने, इसका मतलब सुरक्षाकर्मी से ये होता है कि अगर आपने किसी की बैग की तलाशी लेनी है, तरीके से छुपाव में व्यक्ति की इजाज़त लेके उसका सामान देखना है। ये नहीं कि आपने बैग में हाथ डाला और उसके से कुछ चीज़ निकल आ जाती है और उसको आप ऐसे उसकी इंसल्ट करने, उसकी बेइज्जत करने के तौर पे आप उसको ले डाउन करने के लिए दिखाते हो। ऐसा नहीं करना। निजता का अधिकार वही है, प्राइवेसी का अधिकार, कि जैसे कई बार संस्था के अंदर औरतों को अंदर जाना होता है तो इसमें महिला सुरक्षाकर्मी ही महिला की मतलब तलाशी ले सकती है। वही आ गया लिंग संवेदनशीलता का मतलब है कि किसी भी महिला की तलाशी केवल महिला सुरक्षाकर्मी ही ले सकती है। और अगर कहीं महिला कैदी किसी को आपने किसी प्रकार से कस्टडी में रखना है, किसी कारण से आपने चोरी करते हुए पकड़ लिया है, पुलिस आने तक आपने रखना है, तो उसके साथ एक महिला का रहना आवश्यक है। इस लेक्चर के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण बातें किसी संस्था के लिए क्या होती हैं। आप एक सुरक्षाकर्मी होने के नाते किसी संस्था में कार्य कर रहे हो तो उसकी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वही बात आ जाती है जिसके बारे में पहले विचार हो चुका है, फायर पॉइंट कहाँ है। फायर पॉइंट का मतलब है कि आग बुझाने वाले यंत्र कहाँ रखे हैं। आग, कभी भी आग लगती है हमेशा वो छोटे रूप में लगती है। छोटे रूप में उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, बड़े रूप होने से आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपको पता है कि आग बुझाने वाले यंत्र उस स्थान पर रखे हुए हैं तो आप दौड़कर उस आग पे काबू पा सकते हो, जब आप रात हो दिन हो कभी भी हो। इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप देख रहे हो कि किसी प्रकार से कहीं घास में, कबाड़ में आग लगी हो और आपको यही नहीं पता कि आग बुझाने के यंत्र कहाँ रखे हुए हैं, तो आग तो अपना प्रचंड रूप ले ही लेगी। आगे है लाइट का मेन स्विच। कई बार हम देखते हैं कि शहरों में, दुकानों में की खबरें आती है जी रात के समय आग लगी। क्या कारण होता है? बिजली का शॉर्ट सर्किट। तो अगर सुरक्षाकर्मी कहीं चिंगारी उठती देखता है तो उसको मेन स्विच अगर वो बंद कर देता है तो एक भारी नुकसान से बचा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मेन स्विच कहाँ है, सबसे पहले ये पता होना आपको आवश्यक है। कंट्रोल रूम कहाँ है, जहाँ से आप अपने अधिकारियों को फ़ोन कर सकें। अधिकारियों के फ़ोन व नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आपातकाल के दौरान आप उनसे संपर्क करें। आपातकाल फ़ोन नंबर जैसे कि एम्बुलेंस का नंबर, आग बुझाने का नंबर, पुलिस का नंबर, जिस समय आप अकेले हों उनसे संपर्क किया जा सके। ये बातें एक सुरक्षाकर्मी को पता होनी इसलिए आवश्यक है ताकि वो अपने संस्था के हित में हमेशा अच्छा काम कर सके और संस्था के कार्य को बढ़ चढ़ के कार्य कर सके। इस लेक्चर के दौरान मुझे आपको यही समझाना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।